एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमबख्त ये शराब भी क्या चीज है। कुछ लोगों को शराब हराम नजर आती है तो कुछ लोगों को जैसे बोतल ही माशूका नजर आती है। जरा याद करिए लॉकडाउन के बाद की वो तस्वीरें जो शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। ऐसी कतारें शायद ही कभी राशन की दुकानों या गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लगी हो। पूरे संयम, पूरे अनुशासन और पूरे सब्र के साथ लोग अपनी बारी का न सिर्फ इंतजार करते रहे बल्कि बारिश ओलों के बीच में भी अंगूर की बेटी के लिए जमे रहे, डटे रहे। और खास बात, कोई झगड़ा भी नहीं, कोई विवाद भी नहीं। खैर, सब जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी बिना किसी विज्ञापन या मार्केटिंग के ये न सिर्फ बिकती है बल्कि हर साल इसकी खपत जैसे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सरकार ने भी वैधानिक चेतावनी तो छपवा दी है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसी से ज़्यादा आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सभी सरकारें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। तो आखिर ये कौन सा अर्थशास्त्र है जो व्यक्ति समाज की सेहत की चिंताओं पर भारी पड़ता है? राज की बात में बात इसी मुद्दे पर। अरे भाइयों, स्वागत करो। लॉकडाउन में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन की तब खूब चर्चा हुई थी। शराब के ठेके खोलने पर राजनीति भी खूब हुई है। हालांकि इस मामले में दल और विचार की सीमाओं से परे सब एक हैं, चाहे वह नई राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल हों या सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। शराब से आय बढ़ाने के साधनों को खोजने के लिए सब साथ साथ हैं। बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोर्चा खोल रखा है, तो सरकार ने लोगों को नकली शराब से बचाने के नाम पर ज्यादा शराब की दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। नैतिकता, संस्कृति और सेहत की चिंताओं पर यह शराब का अर्थशास्त्र किस कदर भारी है, इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद करिए किस तरीके से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों में यहाँ पर शराब के लाइसेंस किस तरीके से बांटे, और अब दिल्ली सरकार एक कदम और आगे जाने की तैयारी कर रही है। अब जो तैयारी है उसके मुताबिक जो शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी उसे 21 साल किए जाने की तैयारी है। मतलब आपको शराब की दुकान में जाने के लिए अब 25 वर्ष का होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 21 साल में ही आप उसके सुपात्र हो सकते हैं। और ये सब किया जा रहा है पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, रायशुमारी के जरिए। क्योंकि पिछले वर्ष एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। ये एक्सपर्ट कमेटी शराब को लेकर बनाई गई थी। उसकी संस्तुति थी कि ये उम्र 25 से 21 वर्ष की जानी चाहिए। तो उसी के अनुसार दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही है। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब की बिक्री से सरकारी दखल कम करने, नकली शराब रोकने और सबसे अहम एक्साइज से कमाई के उपायों पर राय दी है। दिल्ली सरकार ने हाल में दिल्ली में शराब की आपूर्ति और उपभोग को ज़्यादा आधुनिक और एक दिल्ली जैसे शहर के मुताबिक बनाने के लिए कुछ सुझाव पेश किए हैं जो अभी पब्लिक कंसल्टेशन के अधीन है। इनमें से कुछ सुझावों का हम समर्थन करते हैं, हम कुछ में परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है और ये आगे ऐसे चलता रहे तो इंडस्ट्री के लिए भी बढ़िया होगा। दिल्ली जैसे शहर के मुताबिक समर्थन, कुछ में परिवर्तन, आगे ऐसा चले तो बढ़िया होगा। इस साल दिल्ली सरकार को शराब से एक्साइज ड्यूटी करीब 6,000 करोड़ रुपए मिल रही है। इसे बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। इसी तरह यूपी में इस साल शराब से 29,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी कमाने की उम्मीद है, जबकि नया लक्ष्य 34,500 करोड़ कमाने का है।
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और उसका दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से 36 का आंकड़ा है। लेकिन शराब के मुद्दे पर दोनों पास पास हैं। इसको ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति आई है। उस नीति के तहत जो आपका रोल ओवर स्टॉक यानी आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी अगर आप पहले 2 बोतल रख सकते थे तो अब आप 4 बोतल रखने के हकदार होंगे। ये जरा समझने की बात है क्योंकि योगी सरकार अपनी नैतिकता, संस्कृति, हिंदुत्व और अपने पुराने मानदंडों को लेकर बहुत सख्त रहती है। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि सरकार को खर्चा चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत है और उसे ये राजस्व की ज़रूरतें शराब से होने वाली एक्साइज ड्यूटी से ही मिल सकती हैं और ये तमाम सरकारों ने आसान जरिया बना लिया है। तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है और हो भी क्यों, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकानें खुली थीं तो महज 1 हफ्ते के भीतर तमाम राज्य सरकारों ने 40 से 45% जो राजस्व का हिस्सा आना चाहिए था 1 हफ्ते में उसे पा लिया था। इसीलिए ये कुबेर का खजाना है कि पीते जाओ और सरकार की झोली बढ़ते जाओ। शराब पर रोक लगाने के बजाय उससे राजस्व कमाने के उपायों के लिए सरकारें क्यों मजबूर है ये भी समझ लीजिए। तमाम मुफ्त वाली योजनाएं या कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारों के पास सबसे आसान तरीका शराब से वसूली बढ़ाने का ही बचा है। वैसे एक पहलू और भी है जिसे जानना जरूरी है। बिहार में शराबबंदी का नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। 2.5 लाख मुकदमे लंबित हो गए हैं। साथ ही एक सर्वेक्षण में आया है कि बिहार में शराब की खपत बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। ऐसे में जाहिर है कि तस्करी और अवैधानिक तरीके निकाले जा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बीवरेज कंपनी के डीजी विनोद गिरी कहते हैं कि हमने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि शराबबंदी को धीरे धीरे हटाया जाए। इससे बिहार में नकली शराब की बिक्री और तस्करी भी रुकेगी और राज्य को राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा। बिहार जो प्रोहिबिशन के अधीन है वहाँ भी हम सरकार से लगातार संपर्क में रहते हैं। ये बताते हैं कि प्रोहिबिशन का प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक खर्च अब उसके फ़ायदे से कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है और समय आ गया कि इसको ग्रेजुअल तरीके से हटाया जाए। देखिए, ये उद्योग सरकारों को 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देता है। 40 लाख किसान और करीब 20 लाख लोग, उनकी रोजी रोटी इस उद्योग पर निर्भर करती है। ये किसी भी और कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह ही है। तो ये समय है कि अब सरकारें भी इसको उसी नज़रिए से देखें और इसको सपोर्ट करके इस उद्योग को मजबूत बनाएं। बाकी शराब बनाने वाली कंपनियों के संगठन का सुझाव तो ये भी है कि शराब की जो फैक्ट्री है उसमें 50% महिलाओं को नौकरी दी जाए और साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए शराब पर एक अलग से कर लगा दिया जाए। यानी शराब बनाने वाली कंपनियां भी जानती हैं कि बिना शराब बेचे सरकारों का भी गुजारा नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर शराबबंदी की भी हवा निकल जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि सियासत के लिए शराब शायरी से ज़्यादा उसकी जेब भरने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।